वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 जिसका नाम है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल, की एक्सरसाइज 7 पॉइंट के लिए जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली तो फिर आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, इसे ही समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब AB, BC और CA। ठीक है, और इससे बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के भागों की कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से बताती हूँ कि भुजाएं कौन सी हैं, कोण कौन से हैं और शीर्ष कौन से हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो AB है ये इस त्रिभुज की एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और CA तीसरी भुजा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB, BC और CA त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए तीन कोण कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। ठीक है, तो ये क्रमशः हमारे त्रिभुज ABC के कोण A, कोण B और कोण C है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण A, कोण B और ये कोण C। अब तीन शीर्ष कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये और ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी A, B और C त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये जो AB है, BC है और CA है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर दो भुजाओं द्वारा जो कोण बनाया जाता है, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज का कोण कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीन ही कोण बन रहा है, तो मैंने नाम भी लिख दिया है। अब तीन शीर्ष, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो आई होप त्रिभुज क्या है या फिर त्रिभुज में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। ठीक है, कि सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होती हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी दो चीजें जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो आपस में सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, ये वृत्त 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि मैंने 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये वृत्त बनाया है। ठीक है ना, तो यदि मैं एक वृत्त के ऊपर दूसरे वृत्त को रखूं तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां। जैसे अगर हाथ की बात करें तो मैंने राइट हैंड पर ये लेफ्ट हैंड रखा तो मेरे राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड को पूरा कवर कर लिया, तो जो मेरे ये दोनों हैंड हैं ये भी क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है ना, फिर देखिए मैंने यहाँ पर वर्ग बनाया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये लास्ट वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर है। ठीक है ना, तो ये पहले वाले वर्ग के ऊपर यदि हम दूसरे वाले वर्ग को रखेंगे तो ये वर्ग एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे या पूरा ढक लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वर्ग क्या है? सर्वांगसम। आप लोगों ने डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे एक ही सन में बना सिक्का,
ठीक है, या फिर चूड़ी की बात करें, एक ही माप की जो चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी आपस में क्या होती है, सर्वांगसम। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सर्वांगसम होते हैं। तो आई होप सर्वांगसम आकृतियाँ या सर्वांगक्षमता क्या है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार भी समान होता है और माप भी एक जैसी होती है, और यदि एक आकृति को दूसरी आकृति या एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखा जाए तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को पूरी कवर कर लें या एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को पूरी ढक लें, तो वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम सर्वांगक्षमता के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम त्रिभुज की सर्वांगक्षमता और त्रिभुज की सर्वांगक्षमता की जो कसौटियां हैं या उनके नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब उन्हें समझ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता या फिर दो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांगक्षम कब होंगे आइए जानते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाया हुआ है। पहला है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम होने के लिए ना, यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है इसकी सभी भुजाएं त्रिभुज PQR की सभी भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये पहली भुजा है, ठीक है, AB भुजा, तो AB भुजा को PQ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और BC भुजा QR के बराबर होनी चाहिए, सेकंड भुजा है। ठीक है, और वैसे ही CA जो भुजा है वो RP भुजा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से समझिएगा, यदि हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शाना है तो फिर ये जो त्रिभुज ABC है ना, इसकी सभी भुजाएं, मतलब सभी भुजाओं को मतलब संगत भुजा, ठीक है, ये AB भुजा को PQ भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, BC भुजा को QR भुजा के बराबर होना चाहिए और CA भुजा को RP भुजा के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र में बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो हुई भुजा की बात। अब इसमें कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये कोण है, कोण A, तो ये कोण P के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए और कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, फिर से समझिए, इस त्रिभुज ABC में और इस त्रिभुज PQR में इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक है, तभी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये कोण है 50 अंश का, तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 अंश। ठीक है, यहाँ पर ये कोण है 70 अंश, तो यहाँ पर भी ये कोण होना चाहिए कितना, 70 अंश। अब यहाँ पर ये कोण कितना होना चाहिए, 60, तो यहाँ पर भी ये कोण कितना होगा, 60। मतलब त्रिभुज ABC के सभी कोण संगत त्रिभुज PQR के सभी कोणों के बराबर होने चाहिए। ठीक है, और भुजाओं की बात करें तो यदि ये भुजा हुई 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर है तो फिर इसे भी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम अगर शॉर्ट में बोलें तो इस त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण इस त्रिभुज के संगत सभी भुजाएं व सभी कोण के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सर्वांगक्षमता को हम लिखते कैसे हैं, ये तो हमने बता दिया अभी कि त्रिभुज ABC और PQR में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो फिर ये दोनों सर्वांगक्षम होंगे। तो इन्हें लिखा कैसे जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, ये है त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे यहाँ पर कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज का नाम है ना, इसे बहुत ध्यान से लिखना होता है ना, और कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज ABC है ना, सर्वांगक्षम है त्रिभुज PQR के, और यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे लिख देते चलो उल्टा, ठीक है, PRQ के, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पर A लिखा है स्टार्टिंग में तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, P, फिर हमने लिखा है B तो यहाँ पर लिखना होगा B। अगर हमारा
हम ऐसे नाम दे रहे हैं तो ठीक है। फिर हमने लिखा सी, तो यहाँ पर भी पी क्यू आर ही हमें लिखना होगा, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। और यदि हमने गलती से ये लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन हम जो सर्वांग क्षमता के नियम पढ़ते हैं या सर्वांग क्षमता की कसौटियां पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें इन सभी 6 चीज़ों को बराबर नहीं करना होता है, ठीक है। यदि हम किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में कोई 3 चीज़ें भी बराबर कर देते हैं तो भी वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे हम टोटल 5 नियम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। एक और चीज़, सपोज दैट आपने किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी 3 चीज़ों को बराबर करके दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है, तब इसके बचे हुए जितने भी कोण और बची हुई जितनी भी भुजाएं वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर इस भुजा और इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया और इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब बचा हुआ कोण क्या है, सी, तो ये बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही कोण आर के, ठीक है, और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, ठीक है। और यहाँ पर ये बीसी भुजा बराबर हो जाएगी क्यू आर के, और यहाँ पर सी ए भुजा बराबर हो जाएगी आर पी के, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया सी पी सी टी से। इसे हिंदी में कहा जाता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव या संगत भाग, है ना। तो जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण भी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, किससे, सीपीसीटी से, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से, ठीक है। यहाँ पर सीपीसीटी का इंग्लिश में मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो आई होप ये त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित जितने भी नियम हैं या कसौटियां हैं, हम उन्हें बारी बारी से समझते हैं। 2 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटियां या नियम, ठीक है। तो त्रिभुजों की जो कसौटियां हैं या नियम हैं सर्वांग क्षमता के, ठीक है, उसमें पहला नियम आता है SAS सर्वांग क्षमता, ठीक है। यहाँ पर SAS का मतलब है, हिंदी में पहले बता देती हूँ, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, या हम इंग्लिश में बोले तो साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम, ठीक है। देखते हैं ये सर्वांग क्षमता क्या होती है, ठीक है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सरल है, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PQR है, ठीक है। यदि हमको इसे SAS सर्वांग क्षमता नियम से क्या करना हो, सर्वांगसम सिद्ध करना हो, देखिए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हमको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है SAS नियम से, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और इनके बीच का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल है, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड के बीच में क्या आना चाहिए, एंगल, ठीक है। 2 साइड के बीच में क्या आना चाहिए, एंगल, और यहाँ पर इसके संगत ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, इसके संगत ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, और इन दोनों भुजाओं के बीच का भी कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज SAS सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इन दोनों भुजाओं और इसके बीच का ही कोण बराबर हो सकता है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों और इनके बीच का कोण ये बराबर हो, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ समझाने के लिए बताया, ऐसे कोई भी 2 भुजा और उनके बीच का कोण हो सकता है, जैसे ये वाली भुजाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। ये वाली भुजाएं मतलब ये वाली और ये वाली, इस त्रिभुज की ये वाली और ये वाली भुजा के बराबर हो, ठीक है, और इनके बीच का कोण यहाँ पर बराबर हो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों त्रिभुजों में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, है ना, अंतर्गत का मतलब होता है उनके बीच का कोण यदि बराबर हो तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, हमको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसमें कोई भी 2 चीज़ें हमको
बराबर दी हुई होती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज हमें ढूंढनी होती है, ठीक है। ऐसे 5 नियम हैं, तो उन 5 नियमों में से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ऐसे ऐसे सर्वांगसम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किससे, किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक। PQR मैंने लिखा है ABC, तो उसी क्रम में मैंने PQR को भी लिखा है, ठीक है। और साइड में हम लिख सकते हैं SAS से, मतलब क्वेश्चन करते टाइम जब आप लिखें या नियम से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे नियम से, ठीक है। अब देखिए मैंने इससे पहले भी ये चीज आपको बताई थी कि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी बची हुई जो भुजाएं हैं और उसके बचे हुए जो कोण हैं वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, और बची हुई जो भुजा है AC बराबर हो जाएगी PR के। और ये आया कहाँ से, CP CT से। हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। सर्वांगक्षमता का नेक्स्ट नियम है, सेकंड नियम ASA सर्वांगक्षमता नियम, ठीक है। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल सर्वांगक्षमता या फिर कोण भुजा कोण सर्वांगक्षमता नियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दो कोण के बीच की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। कोई भी दो कोण और उनके बीच की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC में यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और कोण C कोण R के बराबर है, ठीक है, और पहला कोण है ये दूसरा कोण, ये पहला कोण ये दूसरा कोण, ठीक है, और इनके बीच की भुजाएं मतलब BC के बराबर QR है, तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, और किस नियम के अनुसार होंगे, ASA सर्वांगक्षमता नियम के अनुसार। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आप लोगों को उस नियम में या फर्स्ट नियम में बताया था वही चीज़ यहाँ फॉलो होगी कि जरूरी नहीं है कि ये दो कोण और इनके बीच की भुजा या फिर इन दोनों कोण या इनके बीच की भुजा ही बराबर हो, ठीक है। हम इन दोनों कोण और इनके बीच की भुजा अब क्या हुई AB, ठीक है। सेम यहाँ पर ये दोनों कोण और इनके बीच की भुजा क्या हुई PQ, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इस नियम के अनुसार यहीं से समझ में आ जाता है, ठीक है। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल उनके बीच की साइड या भुजा और फिर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए, कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए, और इनके बीच की भुजा की माप भी एक जैसी होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होते हैं ना, तो उनके बचे हुए जो कोण हैं और बची हुई भुजाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बराबर, किससे, CP-CT से, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से। चलिए नेक्स्ट सर्वांगक्षमता पढ़ लेते हैं। तीसरी सर्वांगक्षमता है AAS सर्वांगक्षमता नियम, ठीक है। तो AAS का मैं यहाँ पर मतलब बता देती हूँ, एंगल एंगल साइड सर्वांगक्षमता, ठीक है। तो इस सर्वांगक्षमता नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे देखते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, ठीक है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है एंगल एंगल साइड, ठीक है, मतलब ये एंगल एंगल और ये वाली साइड, ठीक है। तो लगातार दो जो कोण है वो बराबर होने चाहिए, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और AC जो भुजा है वो PR भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
अब आप बोलेंगे कि इससे पहले वाला जो नियम था ना उसमें भी दो एंगल आ रहे थे, जैसे ए एस ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल और बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है, और फिर एंगल बराबर होना चाहिए था, मतलब एंगल फिर भुजा फिर एंगल बराबर होना चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तीसरी वाली में एंगल एंगल और कोई तीसरी मतलब उनके बीच की नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो बची हुई दो भुजाएं ना उनमें से कोई एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये यही दो एंगल हों, ठीक है, ये दो एंगल भी हो सकते हैं और भुजा फिर ये भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इसमें भी, जैसे ये दो एंगल हो गए, ये दोनों एंगल P और Q एंगल के बराबर होते और हम ये तीसरी भुजा को क्या कर देते, बराबर। तो इस नियम और इस नियम में फ़र्क ये है कि पहले एंगल साइड एंगल, मतलब यहाँ पर दो एंगल के बीच में एक साइड, बीच की साइड बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पर दो एंगल और कोई तीसरी ही साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सर्वांग क्षमता का नियम भी समझ में आया होगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम, ठीक है, तो इसके बचे हुए अवयव या भाग भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर, किससे, CP/CT से, ठीक है। यहाँ पर बराबर का मतलब ये है ना कि इनकी माप बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 50 अंश है और ये 60 अंश है, तो यहाँ पर कोण भी कोण Q के बराबर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 अंश, और यहाँ पर ये कोण C कोण 60 के बराबर है, तो यहाँ पर कोण R भी कितना होना चाहिए, कोण 60 के बराबर, ठीक है। और सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की भुजा। तो इसका मतलब ये होता है। अब चलिए नेक्स्ट सर्वांग क्षमता पढ़ लेते हैं। सर्वांग क्षमता का चौथा नियम है SSS सर्वांग क्षमता नियम, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए SSS का मतलब होता है साइड 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 सर्वांग क्षमता नियम, या फिर हम इसको हिंदी में बोले तो भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम। तो ये यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, ठीक है। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज ABC की जो तीनों भुजाएं हैं वो त्रिभुज PQR कि तीनों भुजाओं की यदि बराबर हो जाए तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, किस नियम के अनुसार, SSS नियम के अनुसार, ठीक है। मतलब यहाँ पर AB भुजा PQ भुजा के बराबर होनी चाहिए, BC भुजा QR भुजा के बराबर होनी चाहिए। बहुत ही इजी नियम है ये, ठीक है। और ये जो CA भुजा है ये RP भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कभी आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों, ठीक है। संगत का मतलब यहाँ पर होता है कि इसके संगत कौन सी भुजा, सेम सिचुएशन में PQ है, ठीक है। तो AB बराबर होनी चाहिए PQ के, BC बराबर होनी चाहिए QR के, और CA बराबर होनी चाहिए RP के, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इस नियम से भी जब तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। इसको आपको PQR ही लिखना है, यदि आपने उल्टा इधर उधर लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं बता देती हूँ कि अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, ठीक है। यदि हमें एंगल क्या करने हो, बराबर, तो आपको पता है जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम, तो इनके सभी एंगल मतलब तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर, किससे, CP/CT से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट सर्वांग क्षमता का नियम पढ़ लेते हैं। पांचवी और लास्ट सर्वांग क्षमता का नियम है RHS सर्वांग क्षमता नियम। मैंने इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया है, ठीक है। R का मतलब यहाँ पर है समकोण, ठीक है। H का मतलब है कर्ण और S का मतलब है साइड, ठीक है। तो ये देखते हैं सर्वांग क्षमता का नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब जान लेते हैं।
मैंने तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बना रखे हैं जो कि क्या है, समकोण। ठीक है, ये समकोण त्रिभुजों में ही ये नियम लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यदि पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा भी क्या हो, बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम। किस नियम से, RHS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज होने चाहिए और उन दोनों समकोण त्रिभुजों के कर्ण क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक है, और बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा भी क्या हो, बराबर। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, और दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो बची हुई जो भुजा और बचे हुए जो दो कोण हैं दोनों त्रिभुजों के, वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से नियम पढ़े हैं दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के। ठीक है, तो जो पहला नियम था ना वो था SAS नियम। ठीक है, दूसरा था ASA नियम, तीसरा था AAS नियम, चौथा था SSS नियम और पांचवा है अभी RHS नियम। ठीक है, तो पहली वाली सर्वांगसमता में दो साइड या दो भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए था किन्हीं भी दो त्रिभुजों में। ठीक है, किन्हीं भी दो त्रिभुजों की बात हो रही है यहाँ पर, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, मतलब आप समझ जाइए। ठीक है, और दूसरी में दो कोण और उनके बीच की भुजा क्या होनी चाहिए थी, बराबर। ठीक है, और तीसरे में दो कोण लगातार और कोई एक तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए थी, बराबर। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में। चौथे में तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। और ये समकोण त्रिभुज में यदि दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम। ठीक है, तो इन्हीं नियमों की हेल्प से हम जो चैप्टर 7 है त्रिभुज, इस चैप्टर की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप इन्हें फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा, तो फिर हम ये क्वेश्चंस जो है ना आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, हमें इन सभी सर्वांगसमता नियम के अंतर्गत है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है और उसमें कोई भी दो चीज़ें बराबर होती हैं, हमें तीसरी चीज़ ढूंढनी होती है और फिर चेक करना होता है कि इन पांचों में से कौन सा नियम लगा है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस साइड में बेल आइकॉन होता है ना, उसे प्रेस कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।